हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माता कृष्णावंती महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी हिंदी साहित्य की क्लास में हम कहानी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज हमारी कहानी कथा के अंतर्गत हम पहली कहानी उसने कहा था का अध्ययन करेंगे। यह कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। तो सर्वप्रथम कहानी के बारे में पढ़ने से पहले हम अपने कहानीकार के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम शास्त्री था तथा इनकी माताजी का नाम श्रीमती लक्ष्मी था। इनके पूर्वज कांगड़ा के राजा के पुरोहित थे, इसी कारण इन्हें गुलेरी उपनाम प्राप्त हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को अनेक भाषाओं पर समान अधिकार था। संस्कृत, पाली, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, प्राकृत, इन सभी भाषाओं पर इन्हें समान रूप से अधिकार प्राप्त था। चंद्रधर शर्मा जी मुख्यतः कहानीकार और निबंधकार थे, लेकिन इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं में भी साहित्यिक रचनाएं की हैं। गुलेरी जी ने अपने समय में केवल 3 कहानियों की रचना की और यही 3 कहानियाँ इनकी सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानियों में गिनी जाती हैं। उसमें से भी जो उसने कहा था कहानी है वो इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनती की जाती है। उनकी 3 कहानियाँ हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा जो कहानियाँ हैं वो 1903 में एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा उसने कहा था उनकी तृतीय कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके कुछ निबंध भी हमारे सामने हैं जो है कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाओं, देवकुल, पुरानी हिंदी तथा संगीत। कुछ मुख्य निबंध ये हैं जिनमें से कि कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाओं सर्वाधिक प्रचलित निबंधों में गिने जाते हैं। इनका देहावसान 39 वर्ष की अल्पायु में ही 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हो गया था। तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में कुछ सामान्य परिचय। अब बात करते हैं हमारी कहानी उसने कहा था की। यह कहानी जो है वो हमें चरित्र का जो विश्लेषण है वो स्पष्ट करती है। इसके अंतर्गत लहना सिंह के निश्चल प्रेम के बारे में बताया गया है कि लहना सिंह का प्रेम कितना निश्चल था। उसने अपने प्रण की जो पालना करने के लिए अपना बलिदान भी दे दिया था। यह कहानी कर्तव्य पालन को दिखाती है, देश के प्रति प्रेम को दिखाती है। तो बात करते हैं कहानी की। कहानी का आरंभ होता है अमृतसर के एक बाजार से। अमृतसर का बाजार जिसका नाम है बम्बू काट बाजार। यहाँ पर इक्के वाले जो तांगा गाड़ी वाले होते हैं वो किस तरह से अपनी वाणी में मिठास घोलते हुए व्यंग्यबान चलाते हैं, वहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। वहाँ पर एक 12 वर्ष का बालक लहना सिंह तथा 8 वर्ष की बालिका, बालक की उम्र 12 वर्ष तथा बालिका की उम्र 8 वर्ष, वो एक दुकान पर मिलते हैं। बालक उस दुकान पर दही लेने के लिए आया है और बालिका उस दुकान पर बड़ियाँ लेने के लिए आई हैं। दुकानदार जब तक बिजी होता है अन्य ग्राहकों के साथ तब तक इनकी कुछ बातचीत आरंभ होती है। तो अपने घर के बारे में बताते हुए एक दूसरे से परिचय करते हैं। तभी लहना सिंह बालिका से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की थत कहते हुए वहाँ से भाग जाती है। इसी तरह महीना भर वो लोग वहाँ दुकान पर मिलते रहते हैं और लड़का यही प्रश्न पूछता रहता है। महीने के अंत में लगभग जब लड़का लड़की से यह प्रश्न पूछता है कि तुम्हारी कुड़माई हो गई, तो लड़की कहती है हाँ हो गई। देखते नहीं मेरा रेशम से कढ़ा हुआ सालू
तब लड़का यह सुनकर एक तरह से शोक अचंभित हो जाता है और कई लोगों से टकराता हुआ, कईयों का नुकसान करता हुआ, अंधे की उपाधि प्राप्त करता हुआ अपने घर तक पहुंचता है। यहाँ कहानी का जो प्रथम भाग है वो खत्म हो जाता है। द्वितीय भाग के अंतर्गत कहानी में युद्ध का वर्णन दिखाया गया है, लेकिन कहानी को हम संबंधित करते हैं पहले तृतीय भाग से। उसके अंतर्गत 25 वर्ष जो ये घटना है, इसको 25 वर्ष बीत चुके हैं और 25 वर्ष के उपरांत जो लहना सिंह है वो 77 नंबर राइफल का एक जमादार हो गया है। मतलब वह सेना में भर्ती हो चुका है। वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव जाता है ताकि वह अपने गांव को, अपनी फसलों को संभाल सके। तभी उसे सेना की तरफ से एक पत्र प्राप्त होता है कि युद्ध के मैदान में उन्हें पहुंचना है और बहुत जल्दी उन्हें वापस बुलाया गया है। साथ ही उसे सूबेदार हजारा सिंह की तरफ से भी संदेशा मिलता है कि लहना सिंह जाते हुए भी उनके साथ ही जाए। जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह जी के घर पहुंचता है, तब वहां पर सूबेदार हजारा सिंह जी तथा उनका पुत्र जो कि सेना में सिपाही के पद पर कार्यरत है, बोधा सिंह, वो वहां पर तैयार होते हैं। तो हजारा सिंह जी लहना सिंह जी को बोलते हैं कि सूबेदारनी तुम्हें बुला रही है। लहना सिंह सूबेदारनी से पहले कभी नहीं मिला था। वह सूबेदारनी को मिलने अंदर जाता है तो सूबेदारनी उसे पहचान लेती है, लेकिन लहना सिंह उसे नहीं पहचानता है। तो सूबेदारनी अपने बचपन की घटना को, वहाँ पर दुकान वाले पर मिलना, रेशम से कड़े हुए सालों की बात इत्यादि बताते हुए लहना सिंह को अपना परिचय देती है। तब लहना सिंह को अपने उस निश्चल प्रेम की पुनः स्मृति हो जाती है। तब सूबेदारनी उसे कहती है कि जिस तरह तुमने उस समय मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था, अपनी जान पर खेलकर भी तुमने मेरी रक्षा की थी, उसी तरह से तुम मेरे पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना। यह कहती हुई सूबेदारनी अंदर चली जाती है तथा लहना सिंह आंसू पोंछता हुआ बिना कोई जवाब दिए बाहर आ जाता है। लेकिन वो मन ही मन यह प्रण कर लेता है कि वो सूबेदारनी के वचनों का पालन करेगा। उसके बाद आता है लड़ाई का मैदान, जहाँ पर फ्रांस तथा जर्मन सेना की लड़ाई हो रही है तथा लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह, यह सब फ्रांस की तरफ से एक लड़ते हुए एक खंदक में, एक गुफा में छुपे हुए हैं। वहाँ पर इन सब का आपसी वार्तालाप दिखाई देता है। वहाँ पर एक अन्य पात्र हमें मिलेगा, वजीरा सिंह, जो कि अत्यंत विनोदी स्वभाव का है। 3-4 दिन उन्हें वहाँ पर हो चुके हैं, तभी लेफ्टिनेंट वहाँ पर आते हैं और सूबेदार हजारा सिंह जी को ये कहते हैं कि जर्मन सेना का हमला हो रहा है, सिर्फ 10 सैनिकों को यहाँ पर छोड़े और बाकी सैनिकों को लेकर वो उस हमले को रोकने चला जाए। लहना सिंह जब उनसे बात करता है, लप्टन साहब से जब बात करता है, तो उसे यह शक होता है कि यह लप्टन साहब नहीं है। उनसे बातचीत करते हुए उसे यह अंदेशा हो जाता है कि यह अवश्य ही जर्मन सेना का कोई सैनिक अथवा अफसर है। यह पता चलते ही वह दियासलाई लेने के बहाने वजीरा सिंह के पास जाता है तथा वजीरा सिंह को यह बताता है कि यह जो है वो जर्मन सैनिक है तथा इनसे हमें अपनी जो सेना है, अपने जो सूबेदार हैं, उनको बचाना है। तभी वह वजीरा सिंह को भेजकर वापस आता है तो क्या देखता है कि जो जर्मन लप्टन साहब हैं वो अपनी जेब से 3 छोटे छोटे गोले निकाल रहे हैं और उन्हें गुफा में अलग अलग जगह पर रोकते जा रहे हैं और एक तार के माध्यम से उनको जोड़ रहे हैं। जब वो उस गोले को जलाने के लिए दियासलाई निकालते हैं तो बड़ी ही फुर्ती से लहना सिंह वहाँ पर जाता है, उनकी कोहनी पर राइफल से वार करता है। अचानक हुए इस वार के बाद जो लप्टन साहब हैं वो बेहोश हो जाते हैं और बेहोशी की अवस्था में
जो लहना सिंह है वो उनके कपड़ों की तलाशी लेता है। कपड़ों की तलाशी में उसको डायरी और कुछ कागजात मिलते हैं जो कि वो अपने पास रख लेता है। इस तलाशी के दौरान लहना सिंह उसकी पतलून की तलाशी लेना भूल जाता है। जब उनको होश आता है तब वो पतलून में इस तरह से हाथ डालते हैं कि उन्हें ठंड लग रही हो और उसी दौरान वो फायर कर देती जो कि लहना सिंह की जांघ में जाकर लगता है। लहना सिंह तुरंत अपनी राइफल से उन पर 2 गोलियां चलाता है और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। इसी बीच बोधा सिंह उठता है जो कि अत्यंत बीमार है, जिसको कि लहना सिंह बड़े ही ध्यानपूर्वक रख रहा है। लहना सिंह उसकी हिफाजत कर रहा है और अपने कंबल, अपनी जो स्वेटर है वो भी उसको दे देता है तथा उसको जो है वापस सुला देता है और बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल एक पागल कुत्ता यहाँ पर आया था जिसको कि मैंने भगा दिया है। इधर जब जर्मन सैनिक आवाज़ सुनते हैं फायर की तो इकट्ठे 70 सैनिक, कितने 70 सैनिक उन पर वार कर देते हैं। और इस समय क्योंकि वजीरा सिंह हजारा सिंह जी को बुलाने गया है, बोधा सिंह की तबीयत खराब है जिसे कि लहना सिंह ने सुला दिया है, तो बचे 8 सैनिक। केवल मात्र 8 सैनिक उन 70 सैनिकों का मुकाबला करते हैं। वो बोलते हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि, माफ़ कीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर है, तो हमें इनसे डरना नहीं है, अपितु इनका मुकाबला करना है। तो वो पूरे जोश के साथ उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन जर्मन सैनिक जो कि बढ़ते चले आ रहे हैं उनका मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। उसी समय हजारा सिंह अपनी जो फौज के साथ वापस आ जाते हैं। जर्मन सैनिकों पर दोनों तरफ से मुकाबला होता है तथा वे 63 सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अन्य घायल हो जाते हैं। तो उसके बाद सेना की तरफ से एम्बुलेंस इत्यादि को बुलाया जाता है, जिसमें कि लहना सिंह अपने कर्तव्य पालन हेतु हजारा सिंह जी को और बोधा सिंह को भेज देता है तथा स्वयं जाने से मना करता है। वो अपने घावों को छिपा लेता है। उसकी पसलियों में भी एक गोली लगी होती है जिसको भी खंदक की गीली मिट्टी से वो छुपा देता है और किसी को पता नहीं चलने देता है। बहुत कहने पर भी वो नहीं जाता है तथा हजारा सिंह, बोधा सिंह तथा अन्य घायल सैनिकों को वो गाड़ियां लेकर चली जाती हैं। तब बोधा सिंह और हजारा सिंह को भेजने के बाद लहना सिंह वजीरा सिंह की गोदी में सिर रखकर लेट जाता है और अपने पुराने दिनों की स्मृति में खो जाता है तथा अपने अंतिम समय में भी वो अपने परिवार को याद नहीं कर रहा है, अपितु अपने दिए हुए प्रण को और सूबेदारनी को याद कर रहा है। वह अपने प्रण का पालन करने की जो संतुष्टि है वो उसके मन में अंत तक हमें दिखाई देती है। तो कहानी यहाँ पर अत्यंत ही मार्मिक हो जाती है और इसी जो अपने निश्चल प्रेम और अपने कर्तव्य पालन की संतुष्टि के साथ लहना सिंह वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये है कहानी उसने कहा था। अब हम बात करते हैं कहानी के पात्रों के बारे में। हमने कहानी में किन किन पात्रों के बारे में पढ़ा? मुख्य पात्र जिसके बारे में हमने पढ़ा वो है लहना सिंह। उसके बाद हमने पढ़ा सूबेदार हजारा सिंह, उनके पुत्र बोधा सिंह तथा वजीरा सिंह के बारे में। लहना सिंह तथा हजारा सिंह इनमें ऐसे पात्रों के रूप में उपस्थित हुए हैं जो कि अत्यंत ही साहसी पात्र हैं, जिनमें की करुणा भावना भरी हुई है। लहना सिंह ऐसे पात्र हैं जो कि अपने वचनों के पालन के लिए मात्र 37 वर्ष की आयु में ही अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। इनमें देश प्रेम, साहस, कर्तव्य पालन, निश्चल प्रेम इत्यादि गुण जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। बात करते हैं हजारा सिंह की, वो भी अत्यंत ही करुणामयी चरित्र दिखाई देते हैं, जो कि अंत तक वो हजारा सिंह लहना सिंह को ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ चले, वो घायल हैं। इसमें इनकी करुणा भावना दिखाई देती है।
क्योंकि ये युद्ध के लिए गए, सबको लेकर गए, तो अत्यंत ही साहसी तथा वीरता के गुण भी इनमें दिखाई देते हैं, अतः देश प्रेम की भावना भी इनमें दिखाई देती है। बोधा सिंह के चरित्र का बहुत ज़्यादा चित्रण इस कहानी में नहीं हो पाया है। नेक्स्ट बात करते हैं वजीरा सिंह की। वजीरा सिंह इस कहानी में अत्यंत ही विनोदी स्वभाव का दिखाया गया है तथा कहानी के अंत में जब यह लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में रखकर लेटा है तो वहाँ पर ये अत्यंत ही भावनाओं को समझने वाला भावुक स्नेहशील व्यक्ति के रूप में हमें दिखाई देता है। इसके अलावा जर्मन अफसर, फौज, सूबेदारनी इत्यादि किरदार भी इस कहानी में दिखाए गए हैं, लेकिन उनका अत्यधिक चरित्र चित्रण नहीं किया गया है। अगर कहानी के तत्वों के आधार पर हम देखें तो बात करते हैं कथानक की। कथानक जो है 3 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। कितने? 3 भागों में। पहला है जहाँ पर लहना सिंह का हमें बचपन दिखाई देता है। पहले भाग में लहना सिंह के बचपन की बातें की गई हैं, जहाँ पर वो बाजार में दही खरीदने गया है, जहाँ पर वो सूबेदारनी से मिलता है, उसकी कुड़माई के बारे में पूछता है तथा कुड़माई हो जाने के बारे में पता चलने पर वह अत्यंत ही विचलित हो जाता है। इसमें बचपन के अत्यंत ही निश्चल प्रेम के बारे में हमें दिखाई देता है, जो कहानी का दूसरा भाग है। दूसरे भाग के अंतर्गत 25 साल हो चुके हैं उसके इस कथानक के बाद। अब क्या है, वो 77 नंबर राइफल का जमादार हो चुका है। इस कथानक के अंतर्गत हमें हजारा सिंह तथा बोधा सिंह का व्यक्तित्व भी दिखाई देता है तथा यह दिखाई देता है कि किस तरह से वो सूबेदारनी से मिलता है तथा कर्तव्य पालन के लिए, मतलब वचन के पालन के लिए अपना कर्तव्य निभाता है। वह देश प्रेम की जो भावना है उसमें कितना साहस है। हजारा सिंह तथा बोधा सिंह का भी चरित्र चित्रण दूसरे भाग के अंतर्गत ही किया गया है। उसके बाद आता है कहानी का तीसरा भाग, जहाँ पर बात करते हैं जर्मन अफसर की, जो कि एक चतुरता दिखाते हुए खंदक को उड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन किस तरह से लहना सिंह अपनी वीरता, अपनी बहादुरी तथा देश प्रेम की भावना के कारण जर्मन अफसर के सारे प्लान को कैंसिल कर देता है तथा अंत में देश प्रेम के लिए अपने आप को न्योछावर कर देता है। कथानक के बाद आता है चरित्र चित्रण, जो कि हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसका कथोपकथन। कहानी के तत्वों में आपने पढ़ा था तीसरा स्टेप कथोपकथन। कथोपकथन यानी कहानी की कैसी रचना है। कथानक जो है, कथोपकथन अत्यंत ही रोचक है, स्वाभाविक सा हमें लगता है। कहानी में स्वाभाविकता दिखाई देती है, एक सजीवता दिखाई देती है। अनेक चीज़ों में हमें संकेत पूर्ण भाषा शैली यहाँ पर दिखाई देती है। कहानी का जो कथोपकथन है उसको पढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि जैसे यह सब कुछ सजीव रूप से हमारे समक्ष हो रहा है। अत्यंत ही प्रभावशाली चित्रण जो है किया गया है। इसके अंतर्गत भारतीय सेना कितनी वीर है, सिखों में कितना साहस है, उनके त्याग, इन सब का वर्णन किया गया है। युद्ध के माहौल को किस तरह से हल्का फुल्का बनाया जा सकता है, सैनिक किस तरह से ऐसे गंभीर माहौल में भी अपने आप को हल्का फुल्का विनोदी बनाए रखते हैं, इसका वर्णन हमें इस कहानी के अंतर्गत दिखाई देता है। इसके अलावा जर्मन अफसरों की चतुराई, षड्यंत्र इनका तथा फ्रांस की जो जनता है वो कितनी परेशान है, किस तरह से घबराई हुई है और किस तरह से कृतज्ञ भी है, इन सब का भी हमें वर्णन दिखाई देता है। कथोपकथन के अंतर्गत अनेक प्रादेशिक शब्दों का जो प्रयोग है वो भी किया गया है। तो कहानी में ऐसे जो शाब्दिक शब्द हैं, ऐसे जो शब्द जैसे कि उन बाजार के अंतर्गत इक्के वालों की भाषा, जर्मन अफसरों की भाषा, खंदक के समय प्रयोग की गई भाषा, तो ये जो समय के हिसाब से जिन शब्दों का चुनाव किया गया है, तो ये जो चुनाव है वो भी कहानी को अत्यंत ही प्रभावशाली बनाता है। नेक्स्ट है इसकी भाषा शैली।
अभी हम भाषा के बारे में बात कर ही रहे थे। भाषा कैसे प्रयुक्त की गई है? भाषा अत्यंत ही जो प्रादेशिक है, उस समय के अकॉर्डिंग जो भाषा उपयुक्त है उसका चुनाव किया गया है। ये जो कहानी को है रोचकता प्रदान करता है और इससे कहानी की, कहानीकार की प्रौढ़ता का भी पता चलता है। इक्के वाले की जो भाषा है, हट जा जीन जोगिए हट जा कर्मा वालिए, तो ये जो भाषा है अमृतसरी भाषा का पुट लिए हुए कहानी को एक सजीवता मिलती है। युद्ध के समय और युद्ध के अंत में जो चित्रण किया गया है वो अत्यंत ही मार्मिक और प्रभावशाली है। इस तरह से संवाद लिए गए हैं कि वो कहानी को अत्यंत ही करुणापूर्ण बना रहे हैं। उनमें अत्यंत ही प्रभावशीलता हमें दिखाई देती है। मनोवैज्ञानिक शैली का बहुत ही अच्छा प्रयोग इस कहानी के अंतर्गत किया गया है। बीच बीच में हमें कहीं कहीं व्यंग्यात्मकता का पुट भी दिखाई देता है। इसके अंतर्गत उसने कहा था एक ऐसी कहानी है जिसमें कि उस समय के हिसाब से सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का इस्तेमाल किया गया है। फ्लैशबैक मतलब जो अभी समय है, कहानी उससे पीछे के समय में चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहानी के देश काल की। देश काल यानी समय, वातावरण कैसा है? तो बम्बू काट वालों की जो बोली है वो हमें उस समय का अच्छा और सजीव वर्णन दिखाती है। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र की जो परिस्थितियां हैं कि युद्ध क्षेत्र कैसा है, सैनिक कैसे रह रहे हैं, फ्रांस की जनता का क्या माहौल है, वहाँ कितनी सर्दी पड़ रही है, वहाँ की खाइयाँ, खंदक, गीली मिट्टी, इन सब का जो बहुत ही सजीव सा वर्णन है वो देश काल को, कहानी को अत्यंत ही सजीवता प्रदान कर रहा है। तो ये जो कहानी है इसी कारण अत्यंत सफल कहानियों में गिनी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके उद्देश्य की। उद्देश्य के अंतर्गत जो मुख्य उद्देश्य कहानी का हमें दिखाई देता है वो है चरित्र का विश्लेषण। मुख्यतः किसके चरित्र का विश्लेषण किया गया है? लहना सिंह के चरित्र का। विभिन्न परिस्थितियों में इसके चरित्र का जो विश्लेषण है वो हमें कहानी के अंतर्गत दिखाई देता है। इसकी मनस्थिति, जब सूबेदारनी ने कहा देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू, तब इसके मन की क्या स्थिति थी उसका वर्णन। युद्ध के समय का जो वर्णन, उस समय इसकी क्या मनस्थिति थी, इसके मन में क्या चल रहा था उसका वर्णन, तथा जब सूबेदारनी से लहना सिंह की मुलाकात हुई उस समय का वर्णन। तो ये सब जो वर्णन है इसका जो चरित्र चित्रण अच्छे से कर रही हैं। किस समय लहना सिंह की क्या मनोस्थिति रही है उसका जो चित्रण है बहुत ही अच्छे से और स्पष्ट रूप से हमें कहानी में दिखाई देता है। अंतिम जो स्थिति है जहाँ पर कि पुरानी बातों को सोचता हुआ लहना सिंह वीर गति को प्राप्त होता है, तो उस स्थिति का जो चित्रण है अत्यंत ही मार्मिक, मर्मस्पर्शी बन गया है। जीवन के अंतर्गत प्रेम और जो कर्तव्य हैं ऐसी स्थितियों का प्रभावी चित्रण हमें इस कहानी के अंतर्गत दिखाई देता है। तो ये था हमारी उसने कहा था कहानी के बारे में सामान्य परिचय, उसकी कहानी के तत्वों का सामान्य जो चित्रण आपके समक्ष, और इसके अलावा लहना सिंह की जो चरित्र था वो कैसा था, क्या क्या उसमें गुण थे, इन सब का हमने आज की क्लास में अध्ययन किया है। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।